हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम फार्मूले के डेरिवेशन को सीखेंगे कि डायमेंशन से हम कैसे फार्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक, तो इसमें फिजिकल क्वांटिटी दी होगी आपको कि किस किस पर डिपेंड्स करती है। ठीक, तो आप सीधे क्वेश्चन नोट करें और उसमें लिखें कि फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन लेंथ, टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ। लेंथ, टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ। ये मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ। सिंबल हमने स्मॉल m बना रखा है और ये जिस पर डिपेंड करती है उनमें आप पावर लगा दें। यहाँ पर ये हमने ऊपर पावर लगा दी, ABC या XYZ कुछ भी लगा दें। ठीक, फिर दोनों साइड की डायमेंशन को पुटअप कर दें। पहले इक्वल टू करें, कांस्टेंट लगाएं और दोनों को इक्वल कर दें। ठीक, तो क्वेश्चन में गिवन है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ। तो फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। ओके, अब दोनों तरफ की डायमेंशन को पुटअप कर दें। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम। टाइम पीरियड का अपोजिट है, तो t पावर -1। बाकी इसमें l पावर 0 होगा, मास भी 0 है क्योंकि लेंथ की डायमेंशन यहाँ है नहीं, 0 है, मास की 0 है और टाइम की -1 है। k की कोई डायमेंशन नहीं होती है, लेंथ पर पावर लगा दें, a है। ये टेंशन फोर्स है, ध्यान रखना t को टेंशन से लिखा है तो फोर्स की डायमेंशन रखी जाएगी। भूल से यहाँ टाइम पीरियड न लिखना, ये टी टेंशन है तो फोर्स टेंशन और फोर्स की डायमेंशन सेम। और सरफेस टेंशन अलग चीज होती है। सरफेस टेंशन जब आए तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, थोड़ी सी डायमेंशन लर्न कर लेना। तो फोर्स की डायमेंशन mlt-2 और ये है मास पर यूनिट लेंथ। ध्यान रखना, सेलेक्टेड क्वेश्चन है तो मास पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब मास अपॉन लेंथ। तो मास में लेंथ को डिवाइड कर दें और इसमें पावर c लगा दें। ओके, अब दोनों साइड को यहां पर लिखकर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का अपोजिट, यहां पर सभी पावर को ऐड कर लें। इसमें पावर a है लेंथ में, इसमें पावर b है और वहां पर पावर c है माइनस, तो ये लगा दिया। अब मास में यहाँ पर पावर b है और इसमें पावर c है तो b + c। फिर टाइम में यहाँ केवल इसमें है तो -2 b में मल्टीप्लाई किए तो -2b। अब दोनों साइड की जो पावर हैं यानी कि जो डायमेंशन है उनको आप कंपेयर कर लें। तो लेंथ पर क्या है यहाँ, a + b - c, ये लेंथ वहां से आया -c। ठीक, इक्वल 0, ये l पावर 0 है, यहाँ l पावर a + b - c है। मास पर पावर वहाँ b + c है तो वो भी 0 यहाँ पर है। और टाइम यहाँ पर -2b = -1 है। ओके, इनसे ये 3 इक्वेशन बन गई। इनको आप इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इन्हें साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ से b की वैल्यू हमको डायरेक्ट मिल रही है, माइनस कैंसिल करें, b 1/2। तो b जो है वो आपका 1/2 आ गया। अब b की वैल्यू यहाँ पुटअप करें सेकेंड इक्वेशन में, तो c की वैल्यू आपकी आ गई -1/2। ओके, b + c 0 है। अब इसमें वैल्यू पुटअप करें फर्स्ट इक्वेशन में, तो a + b यानी कि 1/2 और ये माइनस है, c भी नेगेटिव में है तो 1/2 मिलकर ये आपका यहाँ पर 0 हो गया तो a = -1 आ गया। अब ये जो सभी पावर a b c की आई हैं ये इस फार्मूले में पुटअप कर दें। k में l पावर a है -1, टेंशन यानी कि फोर्स की डायमेंशन ली थी, इस पर पावर 1/2 और मास पर यूनिट लेंथ पर पावर -1/2। अब यहाँ पर k अपॉन l -1 था, डिनोमिनेटर में आ गया और 1/2 को रूट में ले जाएंगे, ये नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, t/m। ये फार्मूला बन गया है। अगर आपको
कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है या क्वेश्चन में गिवन है तो उसको नोट करें, वहां लगा दें, और अदरवाइज फार्मूले को ऐसे ही उसको छोड़ दिया जाए। ओके, इस तरह से हम फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं। ये लास्ट यूज था डायमेंशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। देखिए, टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट, टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन, सन के अराउंड जो टाइम पीरियड है प्लेनेट का, डिपेंड्स ऑन, लिखिए, डिपेंड्स ऑन नंबर 1 रेडियस, नंबर 2 मास ऑफ द सन, और थर्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, थर्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देन प्रूव दैट टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, ये डायमेंशन से प्रूव करेंगे। पूरा फार्मूला निकालना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना डायमेंशन से प्रूव नहीं होगा। तो जिस चीज पर वो डिपेंड करती है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन लगाया था, बिल्कुल ठीक उसी तरह से आप इसको स्टार्ट करें। किस किस पर टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है? रेडियस, मास और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। टाइम पीरियड, रेडियस, मास सन का और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनमें पावर लगा लें, ठीक, और फिर इसको इक्वल करके कांस्टेंट लगा दें। यहाँ पर ये मास है और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब दोनों साइड की डायमेंशन पुटअप करेंगे। तो टी की डायमेंशन आपको मालूम, एल पावर 0, मास पर पावर 0 और टी पावर 1, क्योंकि टाइम पीरियड है तो टी होगा। के की कोई डायमेंशन नहीं। रेडियस, लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन, और ये मास है तो इसलिए यहाँ पर बी लगा दिया। डायरेक्ट मास रख दें। पिछले क्वेश्चन में मास पर यूनिट लेंथ था, अब ये डायरेक्ट मास है। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनको लर्न नहीं करना, हम 4-5 डायमेंशन हम बता दे रहे हैं जो जनरल के अलावा हैं, उनको आप जरूर तैयार रखें, उनके फार्मूले लर्न कर लें। एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दूसरा प्लैंक कांस्टेंट, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी किसी भी टाइप की हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखा हो, इलास्टिसिटी की डायमेंशन प्रेशर की डायमेंशन है, ठीक, और सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ है, और एक कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन सेम है, बहुत पूछा जाता है 11th में। प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों की डायमेंशन सेम। तो ये 4-5 डायमेंशन अगर याद रहेगी तो जनरल में क्वेश्चन लग जाएंगे। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को निकालने के लिए फार्मूला लिखें, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो G हो गया Fr² डिवाइडेड बाई m1m2। अब फोर्स की डायमेंशन mlt-2, और इसकी रेडियस की L होती है तो L पावर 2 होगी, यहाँ 3 लगा दे रहे हैं, और यहाँ m पावर 2, तो ये बन गया m पावर -1, L पावर 3 और T पावर -2। इनमें अगर गलत मिस्टेक हो गई तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। चेक कर लें, फोर्स की mlt-2 रखा था, L पावर 2 यहाँ से आया तो ये 3 बन गया, और मास का पावर 2 हो गई, ऊपर जाके -1, L पावर 3 और T पावर -2, और इसमें C लगा दें। अब जैसा कि अभी क्वेश्चन में किया था, L पावर 0, M पावर 0, T, सभी पावर को कंबाइन करें लेंथ पर। यहाँ A है, इसमें लेंथ है नहीं, वहाँ है, प्लस 3C। मास, इसमें मास पर पावर B है, और यहाँ मास में -1 को C में मल्टीप्लाई करें तो B -C हो गया। अब टाइम, यहाँ दोनों में टाइम नहीं है, केवल इसमें है -2C। अब दोनों तरफ की पावर को कंपेयर करेंगे। एग्जामिनेशन में आप इस तरह से डायमेंशन सामने फ्रंट में निकाल कर आए हैं, यानी कि आप फार्मूले लर्न करें डायमेंशन के निकालने के, जो कि फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए गए हैं, ठीक, और सेलेक्टेड है वो, उतने तो आप फर्स्ट लेक्चर में जो बताए गए उनको आप जरूर तैयार करें, कंपेयर करें। तो a + 3c = 0, b - c = 0, -2c = 1, यहाँ t पावर 1 है
यहाँ -2 थी, तो सी आ गया -1/2। वैसे इन्होंने T²R³ पूछा है, हमें ए मेनली निकालना है, लेकिन वैल्यू पुटअप करें, सी की वैल्यू इसमें डाल दें यहाँ पर, या यहाँ से डाल दें, तो B = C है, तो B भी आ जाएगा -1/2। ठीक, अब ए की वैल्यू, अगर फार्मूला निकालना हो तो ए बी सी तीनों, केवल प्रूफ करना है तो फिर R⁴ है, केवल ए की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, तो A = -3C, C आपका -1/2 है, इसमें वैल्यू पुटअप कर दें तो ये 3/2 हो गया। इसका मतलब है कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो KR⁴A यानी कि 3/2 मास पर पावर B है आपका -1/2, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G वो है -1/2। तो यहाँ से देख लें, अगर T का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर ये पावर 2 कैंसिल हो जाएगी और R⁴ आ जाएगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा आपका कि T² प्रोपोर्शनल R⁴। ओके, अब आप अगर फार्मूला पूछा जाए तो टोटल कैलकुलेशन कर लें। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करें यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप एक इलास्टिसिटी का लें, लिखिए स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी, elasticity and density of medium. Speed of sound depends on elasticity and density of medium. So find the formula for elasticity, sorry, find the formula for velocity. ठीक है, वेलोसिटी के लिए फार्मूला बनाएं, तो किस किस पर वेलोसिटी डिपेंड कर रही है? आपकी वेलोसिटी डिपेंड कर रही है इलास्टिसिटी पर और डेंसिटी पर। तो जिस पर वो डिपेंड करती है उसके प्रोपोर्शनल में लिख लिया जाए। वेलोसिटी डिपेंड कर रही है इलास्टिसिटी पर और डेंसिटी को रो से लिखना है। इसमें पावर x लगा दो और इसमें पावर y। अब इसको इक्वल कर दो। ये इसलिए लगाते हैं पावर कि जब आप फार्मूला को कोई लिखते हैं तो नेचुरल है वो जिस पर डिपेंड करती है उसमें कुछ ना कुछ पावर होगी। रूट में होगा तो 1/2 होगा या 3/2, तो वही पावर यहाँ पर एज्यूम की जाती है। इलास्टिसिटी जो होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ध्यान रखना, और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी इलास्टिसिटी की डायमेंशन प्रेशर की डायमेंशन होती है। वैसे फार्मूला ये है इलास्टिसिटी का, ध्यान रखना। फिलहाल 11th में आप फर्स्ट स्टार्टिंग है ये, इसमें आप इलास्टिसिटी किसी भी टाइप की हो, वॉल्यूम इलास्टिसिटी हो, कोई भी नाम लिखा हो इलास्टिसिटी, हमेशा यही फार्मूला लगाएं। मॉडुलस वर्ड यूज हो कहीं पर तब भी यही लगा दें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो तब भी यही फार्मूला लगाएं। स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती है, आप जरूर ध्यान रखना। ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है, तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, इसकी डायमेंशन इलास्टिसिटी की होगी। फोर्स क्या होता है? mlt - 2, एरिया l पावर 2, तो ml पावर -1, t पावर -2। चलिए यहाँ पुटअप कर दीजिए, ml पावर -1, t पावर -2, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो ml पावर -3, और इसमें पावर y और इसमें x लगा दें। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू मास में कंबाइंड करें पावर को, यहाँ m पर कितना है? पावर x, और उधर y है, उसमें लेंथ पर पावर, यहाँ -x है, यहाँ -3y। ठीक, वेलोसिटी की डायमेंशन नहीं रखी यहाँ वेलोसिटी की डायमेंशन रख दें lt -1 और m पावर 0, यहाँ पर भी lt -1, जिससे कि हम दोनों साइड कंपेयर कर सकें। और यहाँ टाइम और आएगा -2x, इसमें है -2x, बाकी तो टाइम है नहीं उसमें t। अब कंपेयर कर लें,
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। मास पर कितना पावर है, x प्लस वाई m पर, यहाँ 0 है। डायमेंशन कंपेयर कर ली, यहाँ लेंथ पर पावर 1 है, यहाँ लेंथ में माइनस एक्स है, -3y है और इसे 1 लिख लें। t पर वहाँ पावर कितनी है, माइनस के 2x और यहाँ पर माइनस के 1 है, तो फिर x डायरेक्ट कैलकुलेट हो गया 1/2। ओके, अब x की वैल्यू किसी में आप पुटअप कर दें तो y निकल आएगा। वैल्यू तो आप दी हुई है आपको यहाँ पर, तो किसी से भी निकाल लें। यहाँ x है और y है, तो y इज इक्वल टू -x यानी कि -1/2। अब फार्मूला में वैल्यू डाल दें वेलोसिटी में इसमें, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू k, इलास्टिसिटी पर पावर x है और x पावर आपकी 1/2 आई है, डेंसिटी पर -1/2 है, चेक कर लें, y -1/2 है। इसका मतलब वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो k√E/ρ बन गया। ये मैकेनिकल जो वेव्स होती हैं उनके स्पीड का फार्मूला भी है, आप जब आगे चैप्टर करेंगे तो वहाँ पर आएगा फार्मूला, ठीक। तो जिस जिस पर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है उसमें सभी में पावर को लगाकर, ठीक है, उसके बाद दोनों तरफ डायमेंशन रख दें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, फिर डायमेंशन को कंपेयर कर लें, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला रखकर फिर डायमेंशन को आप कंपेयर कर लें। इससे आप जो है वो ड्राइव कर लेंगे फार्मूले को। ये क्वेश्चन आप और नोट करें, लिखिए, मास ऑफ टारगेट स्टोन, मास ऑफ टारगेट स्टोन कैन बी मूव्ड बाई फ्लोइंग रिवर डिपेंड्स अपॉन। मास जो है वो टारगेट स्टोन का फ्लोइंग रिवर में वो डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन, लिखिए, वेलोसिटी ऑफ वाटर, इट्स डेंसिटी एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेलोसिटी, डेंसिटी एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेलोसिटी, डेंसिटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। कैपिटल यहाँ लिख दे रहे, ABC पावर लगा लेंगे, प्रोपोर्शनल, इसमें पावर A, इसमें B, इसमें C। अब मास को इक्वल करके कांस्टेंट लगा दें, वेलोसिटी है, डेंसिटी है और एक्सीलरेशन है। अब दोनों साइड की डायमेंशन रखते हैं, L पावर 0, मास है पावर 1 रहेगा, T पावर 0, यहाँ K लगाएं, वेलोसिटी LT -1, पावर A, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ml पावर -3, B, और ये आपका एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यहाँ G कर दीजिए सीधे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आपका लेंथ LT -2, जो एक्सीलरेशन की डायमेंशन है वही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होगी। अब आप पावर को कंबाइन कर लें, यहाँ पावर L पावर कितनी है, A, यहाँ L पावर -3B, वहाँ L पावर C लगा दें, इसमें C है यहाँ पावर। अब मास पर, इसमें दोनों में तो मास है नहीं, केवल इसमें है मास, इस पर पावर B, ओके। अब T पर, T यहाँ पर भी है, इसमें वेलोसिटी में LT -1, तो माइनस के A और एक यहाँ पर T है, माइनस के 2C। इनको बहुत अलर्ट रहना लिखते समय, इक्वेशन को सॉल्व करते समय ठीक से देखें, ओके। अब कंपेयर कर लो, तो A -3B प्लस C इज इक्वल टू 0, ये पावर 0 है, यहाँ पावर ये दी हुई है, मास पर पावर 1 है, चलो B निकल आया आपका डायरेक्ट 1, और A -2C इज इक्वल टू, यहाँ पर भी T 0 है तो 0 लगा दें, ओके। अब इसमें B की यहाँ वैल्यू पुटअप कर दें, तो B की वैल्यू 1 डाल दें, तो इक्वेशन क्या बनेगी, A प्लस C इज इक्वल, नोट करें, -A माइनस के 2C इज इक्वल टू 0, ठीक। अब B हमारा 1 आ चुका है, तो B यहाँ पर जब 1 पुटअप करेंगे तो A प्लस C कितना होगा, 3, A प्लस C जो है वो 3 के इक्वल है। अब इनको ऐसे ही ऐड कर लें तो ये दोनों कैंसिल हो गए, और -C इज इक्वल टू 3, तो C इज इक्वल टू -3 आ गया,
ओके, अब C की वैल्यू माइनस की 3 आ गई, B 1 है, वो इसमें पुटअप कर दें। तो A माइनस 3B प्लस C इज इक्वल टू 0 है, तो A माइनस 3, C की जगह माइनस 3 डालें तो A इज इक्वल टू 6 आ गया। हाई पावर आई है, M इज इक्वल टू K, वेलोसिटी पावर 6 और डेंसिटी पावर B है, B 1 है, और आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर पावर C है, वो -3। ये प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। V पावर 6 मेनली इन्होंने यहाँ पर ये प्रूफ करवाया है कि जो मास है वो V पावर 6 के है। तो जैसा भी आपको डाटा दिया जाए आप उसी तरह से वहाँ पर वर्किंग करें, ठीक। अब यहाँ पर जो एक टाइप का क्वेश्चन और हम जरा डिस्कस करना चाहेंगे कि हो सकता है कभी पेपर में आ जाए। जैसे अगर मान लो कोई आपको इक्वेशन इस टाइप से आ जाए जिसमें बीच में प्लस हो, जैसे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो इस टाइप की इक्वेशन डायमेंशन में ड्राइव नहीं होती है। अगर इनको करना है तो आप अलग अलग पार्ट में ड्राइव कर सकते हैं, यानी UT अलग और हाफ AT स्क्वायर अलग। जैसे मान लीजिए आपको ये ड्राइव करना था S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब उसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, उनमें क्वेश्चन में जैसे गिवन है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है और एक्सीलरेशन पर। नेचुरल अगर आपने तीनों मल्टीप्लाई कर दिए तो ड्राइव नहीं होगा। तो ऐसे में क्या करेंगे आप कि यहाँ पर एक एक पार्ट करके ड्राइव होगा, और ऐसे लिख देना कि वी नो दैट वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है LT-1, और ये टाइम, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ आएगी, ठीक है ना। इसी तरह से हाफ AT स्क्वायर में, तो यहाँ पर क्या करेंगे एक एक पार्ट, पहले S प्रोपोर्शनल U पावर A और T पावर B, एक एक पार्ट होगा ये ड्राइव, ठीक। तो S इज इक्वल टू K U पावर A T पावर B। नेचुरल है कि जब यहाँ पर आप डायमेंशन रखेंगे, यहाँ डायमेंशन वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 और ये T, नेचुरल है इनको जब कंपेयर करेंगे तो A 1 आएगा और B 1 आएगा, तभी S इज इक्वल टू UT बनेगा। यहाँ K 1 लगा लेना। फिर अदर पार्ट को लें, उसमें लिखें S प्रोपोर्शनल A पावर XY लगा दे रहा है, T पावर Y हाफ AT स्क्वायर वाला, इसको जब इक्वल करें तो कांस्टेंट K2 लगा दें और एक्सीलरेशन की डायमेंशन रख दें LT-2, इसमें पावर x, यहाँ टाइम, इसमें पावर y। अब नेचुरल है कि यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो हाफ AT स्क्वायर है तो x 1 आएगा और y 2 आएगा। फिर लिखते हैं कि हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं K1 UT प्लस K2 और AT स्क्वायर। अब अगर आपको इक्वेशन आती है तो वहाँ पर लिख दें कि वी नो दैट K1 इज इक्वल टू 1 और K2 इज इक्वल टू हाफ, हेंस S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको डायरेक्ट ड्राइव नहीं किया जा सकता है। अब इस तरह से दे देते हैं, आप दो पार्ट में करके उसको ड्राइव कर सकते हैं। तो ध्यान रखना UT को अलग ले लेना और हाफ AT स्क्वायर को सेपरेट लेकर और फिर इसको ड्राइव कर देना, ओके। इसमें एक टाइप जो है वो क्वेश्चन का और आता है, उसको हम जरा आपको बताना चाहेंगे, और इम्पोर्टेंट टाइप है कि क्वेश्चन नोट करें तो समझ में आएगी बात। देखिए, सरफेस टेंशन कॉमा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्लैंक कांस्टेंट वेयर टू बी टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, then find the dimensional formula of momentum, then find the dimensional formula for momentum। ठीक से क्वेश्चन को ये समझ लेना, इनका टाइप अलग है कि ये कह रहा है कि मोमेंटम का फार्मूला बताएं, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, जबकि हम फंडामेंटल क्वांटिटी ले रहे हैं कौन कौन सी, सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लैंक कांस्टेंट। इस तरह से क्वेश्चन की बहुत वैरायटी दी होती है बुक्स में। तो ये जिसको फंडामेंटल लेता है, वैसे फंडामेंटल क्या है, मास है, लेंथ है, टाइम है, लेकिन यहाँ ये दे रहा है
कि जो हम फंडामेंटल क्वांटिटी आपको लेनी है वो क्वांटिटी में प्लैंक कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। प्लैंक कांस्टेंट h, सरफेस टेंशन s और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से। जिस जिस पर ये कहे कि फंडामेंटल है उसको इधर लिखकर उसमें आप पावर लगा दें ABC और दोनों साइड की डायमेंशन को पुटअप कर दें। K लगा लें पहले, ठीक। अब मोमेंटम की डायमेंशन, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो mlt माइनस 1, ओके। K की कोई डायमेंशन नहीं। प्लैंक कांस्टेंट की जो होता है वो इससे निकालेंगे आप, फार्मूला लर्न रखना, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो H इज इक्वल टू E अपान न्यू। E एनर्जी है, एनर्जी यानी कि ml पावर 2 T पावर -2 और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन T-1, तो ये ml पावर 2 T पावर -1 आ जाएगा। ये डायमेंशन आप फार्मूला याद रखना, E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी, E एनर्जी, एनर्जी वर्क हीट सभी डायमेंशन सेम, ओके। तो H की डायमेंशन पुटअप कर दें, ml पावर 2 T पावर -1 होल पावर A। अब S है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स की डायमेंशन mlt -2 और लेंथ ये कैंसिल हो गया तो mt -2। जैसे हम ये नोट कर रहे हैं ना, ऐसे ही पेपर में अलग से लिखकर वहां सामने और नोट करके आना। ये डायमेंशन B और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो भी आप लर्न कर लें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² फार्मूला, मास और L पावर 2, वो रेडियस है R या लेंथ समझ लें, और मास है, इस पर पावर C। अब पावर को कंबाइन कर लें, तो mlt पावर -1, देखें पावर को कंबाइंड करें, मास इसमें पावर A है, यहाँ m पावर B है, उसमें C है तो सबको ऐड कर लिया। लेंथ यहाँ 2 है तो 2a, इसमें लेंथ नहीं है, यहाँ लेंथ है, प्लस 2c। टाइम यहाँ माइनस के a हैं, यहाँ माइनस का 2b है। चेक करें पावर को चेक करें और इक्वेशन बनाएं, ठीक। तो 2x, ठीक है, 2z, ओके। क्या बनी इक्वेशन, चेक करें। a प्लस बी प्लस सी, यहाँ मास पे पावर 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ लेंथ पर पावर 1, तो 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 1, टाइम पर -1 है, -a माइनस 2b इज इक्वल टू -1। ठीक से सॉल्व करना अपनी इक्वेशंस को, सॉल्यूशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, इनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। तो ये वैल्यू आपकी जो आ रही है वो a तो 0 आ रहा है, ठीक है, और b 1/2 है और c भी 1/2 है, यानी a आ रहा है 0, b आ रहा है 1/2 और c भी 1/2। a 0, b 1/2 और c भी 1/2। a पर 0 लगाएं, a 0, b 1/2। इसका मतलब कि ये प्लैंक कांस्टेंट पर मोमेंटम का फार्मूला डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ k लगा दिया, सरफेस टेंशन में 1/2 और c यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I पावर 1/2, ये फार्मूला तैयार हो गया। तो ये अच्छी तरह से ध्यान रखना आप फार्मूले, ठीक है ना। ये अलग टाइप है क्वेश्चन का, इसमें ये गिवन होगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस किस पर डिपेंड करती है। एक क्वेश्चन हम और इसका लेते हैं, लिखिए टेकिंग फोर्स लेंथ एंड टाइम, लिखिए टेकिंग फोर्स लेंथ एंड टाइम एज ए फंडामेंटल यूनिट, एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी लिख दें, एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ, पहले प्रेशर निकालते हैं, प्रेशर डेंसिटी पहले निकालेंगे, लिखिए फाइंड द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो किस किस को लेना है फंडामेंटल, फोर्स को, लेंथ को और
टाइम को, और डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी को हम डी से लिख रहे हैं, ठीक है। फोर्स है और फोर्स लेंथ और टाइम, लेंथ है और टाइम है। इसमें ए लगा दो, इसमें बी, इसमें सी। आप दोनों साइड की डायमेंशन रख दो। तो ये क्या है आपका डेंसिटी, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, यानी ml पावर -3 t पर 0 लगा दे रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। ये फोर्स है, इसका मतलब mlt -2, इसमें पावर a, इसमें लेंथ पावर b, और ये सीधे टाइम है पावर c। ये किसी को भी कह सकते हैं किसी न्यूमेरिकल में कि इसको हम फंडामेंटल लेंगे और इसकी डायमेंशन आप निकालिए। ओके, तो अब कंबाइन कर लें पावर को। मास पर पावर a है, यहाँ a नोट करें, लेंथ चेक करें, इसमें a है और यहाँ पर b है। टाइम यहाँ -2a है और इसमें c है। ml पावर -3 t पावर 0 कंपेयर करो, तो a तो बना गया सीधे आपका। अब लेंथ पर यहाँ -3 है, तो a प्लस b हो गया -3, -2a प्लस c 0 हो गया। ओके, अब a की वैल्यू इसमें पुटअप कर दो, तो c = 2 आ जाएगा। a की वैल्यू इसमें पुटअप करें, ठीक है, तो c = 2 आ गया। अब इसमें पुटअप कर दें आप, c आपको मिल गया और a आपका 1 है, इसमें डाल दें सेकेंड इक्वेशन में, तो 1 है और वहाँ कितनी है -2a प्लस c है। तो यहाँ पर -2a प्लस c को पुटअप करें तो ये = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से c = आपका सीधे a 1 है, इसमें 1 पुटअप करें, 2 उधर चला गया तो c = 2 आ गया। अब a प्लस b -3 है, a 1 है, तो यहाँ पर माइनस के 4 हो गए। तो फार्मूला क्या बना, डेंसिटी = k f पावर, ये 1 है तो फोर्स में पावर 1 रहने दें, लेंथ पर पावर b यानी कि -4, और टाइम पर पावर c यानी कि -2। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान देना कि बहुत सारे क्वेश्चन की ये रेंज होती है। यहाँ कोई भी इस टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी इस पर डिपेंड कर रही है, और अब आप इसको जो है वैल्यू निकालेंगे या इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा। फंडामेंटल क्वांटिटी को वो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक, एक लेक्चर हम इसका और करके इसमें और क्वेश्चन कुछ डायमेंशन के हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के, और वो कराएंगे बाद में। यहाँ आप एक क्वेश्चन केवल और देख लें छोटा सा। ये कोई वो दी हुई है, इक्वेशन है आपकी, इंटीग्रेशन dx अपॉन √2ax माइनस x², नोट करें, = a पावर n साइन इनवर्स x अपॉन a -1 x। और देखिए जो साइन इनवर्स होता है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। अगर इनवर्स का मतलब ये हुआ कि जैसे साइन π/6 1/2 है, तो साइन इनवर्स 1/2 होगा π/6। इसका मतलब यहाँ पर नंबर है और नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। इसका मतलब x और a की डायमेंशन सेम होगी, तभी तो ये कैंसिल होंगे, क्योंकि इनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ये भी नंबर है, तो x और a की डायमेंशन सेम होगी। यहाँ उन्होंने पावर पूछी है कि n की कितनी है, a पावर जो है। अब ध्यान दें, यहाँ पर a है, अब यहाँ देखें dx स्मॉल लेंथ है, ये भी डायमेंशन जो x की है वही a की है। अगर मीटर आप मान लें तो यहाँ पर चेक करें, ये मीटर स्क्वायर और ax मिलकर मीटर स्क्वायर हो गया, तो रूट में लेंगे तो ये मीटर आ गया, और न्यूमरेटर में भी ये मीटर होगा, स्मॉल लेंथ होती है dx, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड कोई डायमेंशन नहीं है, तो राइट हैंड साइड की भी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब है कि a पर पावर 0 होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ कोई डायमेंशन, अगर पावर 1 हुई मान लीजिए तो फिर मीटर आ जाएगा राइट को, 2 हुई तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब डायमेंशनल एनालिसिस से n = 0 होना चाहिए। समझ गए ना। ऐसे ही यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें जो है उन्होंने क्या किया कि dx = देखिए दूसरे क्वेश्चन में dx अपॉन ये √a² माइनस x² 1/a साइन इनवर्स x अपॉन a दिया है।
इसमें पूछा है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर x और a की डायमेंशन सेम होगी, ये डायमेंशन लेस हो गया क्योंकि ये मीटर अगर है x तो मीटर और ये मीटर कैंसिल हो गए, लेकिन यहाँ 1/मीटर आ जाएगा, इसका मतलब ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। और ये बात ध्यान रखना कि कोई भी इक्वेशन अगर करेक्ट होती है, जैसे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मान लीजिए आपने ये इक्वेशन लिखी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन करेक्ट है, आपको मालूम है, ये डायमेंशनली भी करेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई यहाँ पर 1/2 की जगह 1/4 लिख दे तो ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है, आपको भी मालूम ये करेक्ट नहीं है, ठीक। लेकिन ये डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि हम डायमेंशन में नंबर को देखते नहीं है, हम केवल डायमेंशन पुटअप करेंगे। इसका मतलब अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगी, लेकिन अगर कोई इक्वेशन इनकरेक्ट है, ठीक है ना, तो तब भी हो सकता कि वो डायमेंशनली करेक्ट हो। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट हो तो वो इक्वेशन भी करेक्ट हो। समझ गए होंगे बात को, ठीक। तो हमने आपको आज कुछ क्वेश्चन फार्मूला डेरिवेशन के आपको कराए हैं, आप उनको जो है वो ठीक से तैयार करें, ठीक। और 11th के लिए फिर आगे एक लेक्चर इसमें और डालेंगे। ओके।